स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अब ये नई वीडियो आने वाली है मेंस मास्टर क्लास सीरीज़ जो हम लोग चला रहे हैं। मेंस आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाती है फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, एकदम आपको हर वो चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश की जाएगी जिससे आपके मार्क्स बहुत ही इफेक्टिवली बढ़ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट्स ने मेरे कमेंट किया था कि एथिक्स के मार्क्स किस तरीके से इंक्रीज़ किए जाएँ। ठीक है, तो एथिक्स जो है उसमें क्या है कि अब मैं आपको पूरा यहाँ से कोर्स तो नहीं पढ़ाने बैठ जाऊँगा कि ज़ीरो से लेकर सारे लेक्चर पढ़ाने लगूँ कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स क्या होती है, कि वर्चू एथिक्स क्या होती है, अप्लाइड एथिक्स क्या होती है, या एप्टीट्यूड क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। वो तो आपको एक पूरे टीचर से तमीज़ से पढ़ना पड़ेगा या किसी बुक से आप अच्छे से रीड कीजिए। लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करने चलते हैं तो उस आंसर राइटिंग में आप एथिक्स में ऐसी कौन सी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके मार्क्स को सब्सटेंशियली इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, ये एथिक्स का पेपर है जनरल स्टडी 4 2024 का। तो हम लोग ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं वाइल राइटिंग एथिक्स आंसर कि हम लोगों के मार्क्स सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हो जाएं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो अगर देखने के बाद अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके मार्क्स में अगर 10 से 15 नंबर का इंप्रूवमेंट ना आए, अगर आप बहुत ही बिगिनर लेवल के आंसर लिख रहे हैं तो आपके आंसर्स में 20 नंबर का ऑलमोस्ट 20 प्लस मार्क्स हो जाएंगे सिर्फ इतनी वीडियो से देखने से। 20 से 25 मिनट की वीडियो देखने से, 30 मिनट की वीडियो से अगर आपके 20 नंबर ना बढ़ जाएँ तो मेरा नाम नहीं। और अगर आप अच्छा आंसर लिखते हैं तो कम से कम मैं ये गारंटी देता हूँ कि 2 से 4 मार्क्स आपके बिल्कुल सब्सटेंशियली इंप्रूव करते हैं। और ये 2-4 मार्क्स आप सोच रहे होंगे इनसे क्या होता है, इनसे बहुत कुछ होता है। इनसे जिसने भी सही में मेंस के पेपर लिखे हैं, या जिसने फाइनल इंटरव्यू में गया है और 1-2 मार्क्स से मिस किया है, या जिसने ज़रा सा भी कभी भी सीरियसली पढ़ाई की, उसको पता है कि 1 मार्क्स का भी कितना मैटर करता है। तो जो मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज टू इनहांस योर एथिक्स आंसर राइटिंग स्किल्स। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे इधर उधर की बात नहीं होगी, या ना मैं कोई बहुत सिलेबस या कॉन्सेप्ट पढ़ाने बैठा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि आपको एथिक्स के मार्क्स किस तरीके से बूस्ट करने हैं। ठीक है, अगर आप ये किसी और से पूछने जाएंगे तो वो आपको इधर उधर से लटका देगा, या पूरा ये कहेगा कि ये आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आप पढ़ाई करिए, कंटेंट इनरिच करिए, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन वाइल राइटिंग आंसर्स आप क्या देख सकते हैं जिससे आपके मार्क्स बहुत ही सब्सटेंशियली इंक्रीज हो, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। ये नहीं कि पाँच आप थोड़ा सा अपना टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन बढ़ा के रखिए और तमीज़ से इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, ये देखिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये एथिक्स का पेपर है जिसके मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए हैं। ठीक है, तो एथिक्स में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो एक तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ABC आप देख सकते होंगे। तो ये क्वेश्चन कौन से होते हैं, कोट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, किसी थिंकर का कोई कोट लिखा होता है, उसके ऊपर आपको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट एंड इन योर ओन वे, एब्जॉर्ब इट, नॉट बिकम अदर्स। देखिए, हम लोगों के लेक्चर का भी यही मतलब है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आपको ये अपने आप में एब्जॉर्ब करना है और खुद अच्छा बनना है। ठीक है, दूसरा कोट क्या है, फेथ इज ऑफ नो अवेल इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ आर एसेंशियल टू अकम्प्लिश एनी ग्रेट वर्क, बाय सरदार पटेल। ठीक है, तो ये कोट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड। ठीक है, तो वो क्वेश्चन होते हैं। कुछ होते हैं जो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड होते हैं, हम लोगों के सिलेबस से भी। जैसे ये देखिए, मिशन कर्मयोगी इज फॉर मेंटेनिंग अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर टू इंश्योर एफिशिएंसी फॉर सर्विंग सिटीजन्स एंड इन टर्न डेवलपिंग वन सेल्फ, हाउ दिस विल एम्पावर द सिविल सर्वेंट इन इनहांसिंग द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड डिलीवरिंग द सर्विसेज एट द ग्रास रूट लेवल। तो आपके एथिक्स सिलेबस में एक आंसर है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, कॉन्सेप्ट है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, और मिशन कर्मयोगी क्या है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आपको इन दोनों को लिंक करके ये आंसर लिखना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं अप्लाइड एथिक्स के बारे में। अब देखिए, अप्लाइड एथिक्स के क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए द इंडियन कल्चर वैल्यू सिस्टम, ये वाला जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अप्लाइड एथिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन होते हैं एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड या डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये अप्लाइड एथिक्स का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, रेशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब ये देखिए, द कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स पे सीधे पूछा गया, ये सीधा कॉन्सेप्ट सिलेबस से उठाया और पूछ दिया आपसे। भारतीय न्याय संहिता, ये करंट अफेयर में था, उसको लिंक किया गया है। और फिर आती है हम लोगों की केस स्टडी। इतनी लंबी केस स्टडी दे रखी होगी और उसके अंदर 4 क्वेश्चन कम से कम होंगे कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, उनको इवेल्युएट करिए। ठीक है, फिर उसके बाद एथिकल डायलेमास क्या क्या है, विच ऑफ द ऑप्शंस डू यू थिंक विल बी मोर अप्रोप्रिएट, कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेंगे, वगैरह वगैरह, प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो इस तरीके का ये हम लोगों का एक आउटलाइन पेपर होता है पूरा एथिक्स का। ठीक है, तो जिसने भी पेपर सॉल्व किया होगा उसको पता होगा कि इस तरीका का पेपर आता है जो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है,
10 नंबर के 13 क्वेश्चन होते हैं जो टोटल 130 नंबर का होता है, और 20 नंबर की 6 केस स्टडी होती हैं जो 120 नंबर की होती हैं। टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है। इसके लिए आपको 2 पेजेस दिए जाते हैं और इसके लिए ऑलमोस्ट 3.5 पेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न होता है। अब हम लोग बात करते हैं की स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव आंसर राइटिंग। तो इफेक्टिव इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, अप्रोचिंग कोट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, केस स्टडी को पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे, स्टेक होल्डर्स को अप्लाई करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपका आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर उसकी स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल बेकार है, ठीक है, कोट बेस्ड क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग बेकार है, केस स्टडी की स्ट्रक्चरिंग बेकार है, तो आपके नंबर जो है 10 में 2, 10 में 3 बस इतने घूमते रहेंगे, और केस स्टडी में 20 में 7, 20 में 8 इतने घूम, आप कभी 11 या 12 में पहुँचेंगे ही नहीं। सोचिए आपको हर केस स्टडी में 7 नंबर मिले या 7.5 नंबर मिले या 8 नंबर मिले, तो 6 के स्टडी हैं तो 42 आपको मार्क्स मिले। अगर आपको हर के स्टडी में 11-12 मिले हैं तो 72 मिले हैं। 42 और 72 देखिए, आप फ़र्क देखिए, ठीक है, सीधे 30 मार्क्स का डिफरेंस है, 30 मार्क्स का डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने किन किन क्वेश्चंस की बात करी, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करी, कौन कौन से होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था, जैसे वो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स पे सीधा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, या अप्लाइड एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया, इमोशनल इंटेलिजेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये डेफिनेशन बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। अप्लाइड एथिक्स, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, अप्लाइड एथिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो वो अप्लाइड एथिक्स हो गया। करंट अफेयर बट लिंक टू सिलेबस, तो इसमें 2 क्वेश्चन हमने दिखाए थे, भारतीय न्याय संहिता वाला एक क्वेश्चन, एक मिशन कर्मयोगी वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये थे, बाकी 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कोट बेस्ड वाले पढ़े और 5वां केस स्टडी पढ़ा। ठीक है, तो अब हम लोग मेनली बात देखिए, अभी कोट बेस्ड क्वेश्चन कितने होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन कोट बेस्ड होते हैं, 3 तो कंपलसरी होते हैं, 1 एक्स्ट्रा आ सकता है, तो 40 नंबर तक का ये होता है, और 120 नंबर की केस स्टडी होती है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 160 मार्क्स तक का तो पेपर यहीं से होता है, और 250 का पूरा पेपर है। तो सोचिए 2/3 ऑफ द पेपर सिर्फ इन 2 क्वेश्चन, ये 2 चीज़ें अगर आप सही से टैकल कर ले गए तो आपका 2/3 ऑफ द पेपर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप टैकल कर ले जाएंगे। तो उसमें आपके मार्क्स इंक्रीज करने के इतने बढ़िया चांसेस रहते हैं, अगर आप सिर्फ ये दो चीज़ें, और मोस्ट ऑफ द लोग इन्हीं 2 चीज़ों में फेल करते हैं, उनको केस स्टडी लिखनी नहीं आती है और उनको कोड बेस्ड क्वेश्चन को टैकल करना नहीं आता है। ठीक है, जब ये 2 चीज़ें आप नहीं, तो आपका ऑलमोस्ट 160 मार्क्स दांव पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अब तक सुन रहे थे, सिर्फ ऐसे ही वीडियो देख रहे थे, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप अपना एक पेन और पेपर निकालिए या अपनी कॉपी निकालिए, उसमें मेरे साथ लिखते जाइए कि आप कौन कौन सी चीज़ें मिस कर रहे थे, और आपको वो अगले अपने मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट करके देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग केस स्टडी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कोड बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर वो आपने अगले पेपर में इम्प्लीमेंट की तो आपके देखिएगा मार्क्स एकदम डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग केस स्टडी पे बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब केस स्टडी में जो चीज़ें होती हैं मैं वो आपके सारी बताऊंगा। ठीक है, नंबर 1, इसको हटाइए, पेन बदल लेता हूँ। तो नंबर 1 देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन कितने होते हैं, देखिए 6 केस स्टडी हैं, 6 केस स्टडी हैं, तो आपको 6 की 6 केस स्टडी में एक ही जैसा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। ठीक है, सेम इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, आप इंट्रोडक्शन डिफरेंट लिखिए सब में। अच्छा, क्या डिफरेंट हो सकता है, तो 2 केस स्टडी में आप कोशिश करिए कि समरी ऑफ द केस स्टडी लिख दीजिए। ठीक है, दिस केस स्टडी इज अबाउट दिस केस स्टडी इज अबाउट द पर्टिकुलर इशू ऑफ करप्शन एंड मिस गवर्नेंस, या इस तरीके की आपने समरी लिख दी। 2 केस स्टडी क्या है, मान लीजिए कोई केस स्टडी जो है वो किसी पर्टिकुलर इशू पे आ गई, जैसे कोई भी ट्रेजेडी हुई उसके ऊपर आ गई, सपोज अभी जो पुल गिरे, ठीक है, या जो पुल गिर रहे हैं उसके कारण लोग मर गए, तो उसके कारण जो मेजर ट्रेजेडी हुई, तो उसका आप किसी करंट अफेयर का न्यूज़ का लिंक, मतलब न्यूज़ मेंशन करके, जो वो न्यूज़ है उसको मेंशन करके आप 2 केस स्टडी इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और 2 केस स्टडी आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई डेफिनेशन या कोई कॉन्सेप्ट समझा के। ठीक है, 2 केस स्टडी आप बिल्कुल जीएस बेस्ड आंसर की तरह विद फैक्ट्स, डेटा या कोई रिपोर्ट मेंशन करके आप वो 2 केस स्टडी लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई वुमेन के ऊपर कोई स्टडी आई, तो आप वुमेन से रिलेटेड अगर कुछ है, चाहे वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो हो, या जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो, या उनके ऊपर क्राइम की बात हो, या स्टेम में कितनी वीमेंस आगे आ रही हैं, इस तरीके के जिस भी टॉपिक पे हो आप उसका डेटा या फैक्ट मेंशन करके एकदम एथिक्स टाइप ऑफ केस स्टडी लिख सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन कितना होगा, 4 से 5 लाइन मैक्स। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आप नोट डाउन करते रहिएगा, मैं तो रैंडम बोलता चले जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये अपने लाइन बाय लाइन लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि आपकी 6 की 6 केस स्टडी
डिफरेंट होने चाहिए उनका इंट्रो। 2 का इंट्रो इस तरीके से, 2 का इंट्रो इस तरीके से, 2 का इंट्रो इस तरीके से। केस स्टडी के बाद 4 से 5 लाइन का मैक्स इंट्रोडक्शन होगा, इससे लंबा आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा, स्टेक होल्डर। देखिए अगर क्वेश्चन में स्टेक होल्डर पूछा गया है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पूछा गया फिर भी आपको मेंशन करना ही करना है। और स्टेक होल्डर कैसे पॉइंट आउट करेंगे, जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो, जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो तो आप इस तरीके से गोला करते जाइए कि कौन कौन स्टेक होल्डर है। जैसे सबसे पहले इसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर हो गई, ठीक है। फिर दूसरी बात है रोहित, तीसरा स्टेक होल्डर हो गया। रोहित एज अ एसपी, तो रोहित एज अ एसपी तीसरा स्टेक होल्डर हो गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चौथा स्टेक होल्डर हो गया, ठीक है। धीमे धीमे आप अगर पढ़ते जाएंगे तो विलेज वाले जो हैं वो 5वें स्टेक होल्डर हो गए, ठीक है। रोहित की टीम 6ठी स्टेक होल्डर हो गई। ट्राइबल वुमेन देखिए ये 7वीं स्टेक होल्डर हो गई, ठीक है। इंसर्जेंट्स ये 8वें स्टेक होल्डर हो गए। आईजी ये 9वें स्टेक होल्डर हो गए, ठीक है। नक्सलाइट ये 10वें स्टेक होल्डर हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ये 11वें स्टेक होल्डर हो गए। तो इस तरीके से जो जो स्टेक होल्डर हैं, पब्लिक एट लार्ज वो 12वीं स्टेक होल्डर हो गई। सिविलियंस ये 13वें स्टेक होल्डर हो गए। तो इस तरीके से आपको सारे स्टेक होल्डर्स मेंशन करने हैं, ठीक है। सारे स्टेक होल्डर्स कैसे मेंशन करेंगे, अच्छा तो मैंने दूसरा पॉइंट बता दिया कि आपको स्टेक होल्डर्स लिखने हैं। अब कैसे मेंशन करेंगे, एक तो ये होता है कि 1 2 3 4 1, एक सेकंड इसको क्लीन कर लेता हूँ। हाँ तो स्टेक होल्डर आप कैसे मेंशन करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं अगर स्टेक होल्डर 4 से 5 हैं। वरना अगर 13 स्टेक होल्डर है तो ये तो एक पूरा पेज ले लेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो आप कॉमा इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कॉमा लगा के स्टेक होल्डर मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है 7-8 ही स्टेक होल्डर हैं तो बेस्ट तरीका यही होता है कि इस तरीके से आपने डाला यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, और ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, और यहाँ पे नंबर डाल के 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आपने जब भी डाला तो ये आपके स्टेक होल्डर्स कवर हो गए, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट्स का यहाँ पे डिस्कशन कर लिया कि इंट्रोडक्शन फिर स्टेक होल्डर। नंबर 3 पॉइंट्स आता है, तीसरा पॉइंट आता है ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। ऑप्शंस अवेलेबल, अच्छा अगर ऑप्शंस अवेलेबल पूछा गया है तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल आपको लिखने हैं, तो मिनिमम आपको 4 से 5 ऑप्शंस अवेलेबल तो लिखने ही लिखने हैं अगर उसको इवेलुएट करने को पूछा गया है, ठीक है। तो 4 से 5, एक तो आपको वो सिचुएशन दी गई होगी तो आप उसको मान लेंगे, एक होगा आप उसको डिनाई कर देंगे, एक में आप क्या कर देंगे विसल ब्लो कर देंगे, एक में आप क्या कर देंगे कि हायर अथॉरिटी को कंप्लेन कर देंगे और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगा देंगे। तो इस तरीके से मतलब मैं जनरल बता रहा हूँ कि मोस्टली जो होती हैं उनमें यही 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आप किस तरीके से ऑप्शन अवेलेबल लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन अवेलेबल किस तरीके से लिखेंगे, ऑप्शंस अवेलेबल पहली हेडिंग कि आई विल एक्सेप्ट द ऑफर, आई विल एक्सेप्ट द ऑफर, एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है। ये आपने हेडिंग डाली और इसके नीचे अंडरलाइन किया। अब यहाँ पे आपने डाली मेरिट और इसकी डीमेरिट, मेरिट और डीमेरिट डाली, आपने एक टेबल बनाई, 1 पॉइंट मेरिट का, 2 पॉइंट मेरिट के, 1 पॉइंट डीमेरिट का, 2 पॉइंट डीमेरिट के। इस तरीके से आपको चार ऑप्शंस जो आपने चुने हैं वो 4 ऑप्शन के लिए 2 पॉइंट मेरिट, 2 पॉइंट डीमेरिट, आपको ये कंसिस्टेंसी हर आंसर में बना के रखनी है। ये नहीं कि 1 पॉइंट मेरिट का लिख दिया, 6 पॉइंट डीमेरिट के लिख दिए, ये 2 पॉइंट मेरिट के लिख दिए, 10 पॉइंट डीमेरिट के लिख दिए, ये सब नहीं करना है। सिंपल कंसिस्टेंसी बना के रखनी है तो आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। वरना अगर जो चीज़ ज़्यादा सोचेंगे फिर वो आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा और कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी इस पेपर में, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑप्शंस अवेलेबल की बात कर ली, तो 4 से 5 ऑप्शंस लिखने हैं। ये नहीं कि 2 ऑप्शंस लिख के आ गए या 3 ऑप्शन लिख के आ गए, आपको पेपर में सब्सटेंशियली कंटेंट भी दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मेरिट और डीमेरिट, ठीक है। चौथी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बाद क्या करना है। इसके बाद मोस्टली कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जाता है। देखिए कोर्स ऑफ एक्शन आप एक लाइन से भी बता सकते हैं कि सबसे पहले मैं ये लूँगा, फिर उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, आप एरो के थ्रू बता दीजिए। वरना सबसे बेस्ट क्या होता है कि इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है। इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन में 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है। इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और फिर इस कोर्स ऑफ एक्शन को आपको सबसे बेस्ट है जस्टिफाई करना है। इस कोर्स ऑफ एक्शन को आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करना है, आपको एथिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जस्टिफाई करना है। एथिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे यूटिलिटेरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट लग जाए, हो सकता है वहाँ पे डियोंटोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट लग जाए, हो सकता है वहाँ पे टियोलॉजी का कॉन्सेप्ट लग जाए, हो सकता है वहाँ पे गांधीज का 7 सीन लग जाए, हो सकता है वहाँ पे
इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट लग जाए तो एथिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू, या वहाँ पे आपको लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू आपको इसको जस्टिफाई करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के थ्रू आपको इसको जस्टिफाई करना है, हम लोगों के किसी भी रूल्स एंड प्रोसीजर के थ्रू आपको वो करना है, कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू, या मोरल कॉन्शियंस, इनमें से किसी भी लेवल पे जाके आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन जस्टिफाई करना है कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो इस तरीके से जस्टिफाइबल है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात क्या कर ली, यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर ली, उसके जस्टिफिकेशन की बात कर ली। उसके बाद अगर उन्होंने उसका सोल्यूशन पूछा होगा, किसी भी चीज़ का अगर सोल्यूशन पूछा जाता है तो उसको सोल्यूशन को आपको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा और जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा, दोनों मेंशन करने हैं, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ठीक है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में इमीडिएट कोई, सपोज आप पुलिस में, तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या लेंगे कि आप तुरंत इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट फॉलो करें, इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल हो। ठीक है, सारी चीज़ें वो सब। लॉन्ग टर्म में आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेंगे, मेजर ओवरहॉल करेंगे सिस्टम में। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, जो आपकी पुलिस अकेडमी उसकी ट्रेनिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो गए। तो आपका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो एकदम रेडी होना चाहिए। फिर आता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, अब कंक्लूजन भी बिल्कुल अवॉइड नहीं कर देना है, 2 से 3 लाइन में कंक्लूजन लिखना है। कोशिश करिए यहाँ पे एथिकल कीवर्ड्स हों। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आप केस स्टडी लिखें तो केस स्टडी में 2 से 3 अच्छे एग्जाम्पल को भी कोट करिएगा, 2-3 अच्छे एग्जाम्पल जो आपको कहीं से भी समझ में आ रहे हो, और साथ में कुछ एथिकल कीवर्ड्स आपको लिखते रहने चाहिए। जैसे जब आप आंसर लिख रहे हैं तो इसमें आपको एथिकल कीवर्ड्स कहीं ना कहीं कोर्स ऑफ एक्शन में, ऑप्शंस अवेलेबल में वगैरह वगैरह लिखने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हम लोगों की मेजर बात। अब इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट मिस किया है, वो मैंने जानबूझ के मिस किया था, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए, जब हम लोगों ने बात करी कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है। उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना था, स्टेक होल्डर लिखना था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना था, ये मैंने मिस किया। उसके बाद हम लोगों ने ऑप्शंस अवेलेबल लिखे, ऑप्शंस अवेलेबल लिखे, और 2 मेरिट 2 डीमेरिट। ठीक है, इसकी लिखी बाकायदा। उसके बाद हम लोगों ने अपना कोर्स ऑफ एक्शन लिखा, फिर उस कोर्स ऑफ एक्शन का हम लोगों ने जस्टिफिकेशन दिया। उसके बाद उसमें हम लोगों ने सोल्यूशन लिखे। सोल्यूशन कौन से, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या मिस किया, यहाँ पे मिस किया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों से पूछी जाती है, एथिकल इश्यूज़ या एथिकल डायलेमा। ठीक है, एथिकल इश्यूज़ या एथिकल डायलेमा। ठीक है, अब एथिकल इश्यूज़ क्या होंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज़ होंगे। जैसे करप्शन का इशू होगा, नंबर 1 करप्शन का इशू हो सकता है। ठीक है, दूसरा इशू क्या हो सकता है कि अब्यूज़ ऑफ पावर। ठीक है, ये इशू हो सकता है। तीसरा इशू क्या हो सकता है, मोरल कॉन्शियंस का इशू हो सकता है। ठीक है, चौथा इशू क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये हो गए एथिकल इश्यूज़। ठीक है, मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हो गए एथिकल इश्यूज़ कि कोई इशू आ रहा है। दूसरी चीज़ होती है एथिकल डायलेमा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, एथिकल डायलेमा। दूसरी चीज़ होती है एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा और एथिकल इश्यूज़ में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। एथिकल इशू और एथिकल डायलेमा सेम चीज़ नहीं होते हैं, डायलेमा अलग चीज़ होती है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि डायलेमा अलग चीज़ होती है, एथिकल इश्यूज़ अलग चीज़ होती है। डायलेमा क्या होता है, पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट, ये डायलेमा है। सस्टेनेबिलिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। डायलेमा हमेशा 2 करेक्ट चीज़ों में होता है। एथिकल इशू जैसे अब्यूज़ ऑफ पावर, वो तो हो ही रही है, तो इशू है ही। करप्शन, वो तो इशू है ही। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो आ ही रहा है। लेकिन अब जैसे पर्सनल इंटरेस्ट, ये भी सही चीज़ है, और प्रोफेशनल इंटरेस्ट, दोनों ही आदमी चाहता है। आदमी पर्सनल इंटरेस्ट भी चाहता है अपना, प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी चाहता है। तो इन दोनों में आदमी डायलेमा में फंस गया। तो जब आपसे डायलेमा पूछे जाए तो डायलेमा ए वर्सेस बी होता है। ठीक है, दोनों करेक्ट चीज़ें होंगी, पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट, सस्टेनेबिलिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, इंडिविजुअल वर्सेस सोशलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। तो ये दोनों ही चीज़ सही होती हैं। तो डायलेमा ए वर्सेस बी होता है। लेकिन इशू क्या होता है, इशू कोई इशू होता है जो पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो अब हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी उस पर हम लोगों ने पूरा ये ध्यान कर लिया है। ठीक है, तो मेजरली हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सबसे पहले अपना इंट्रो, स्टेक होल्डर, एथिकल इशूज़, एथिकल डायलेमा, ऑप्शंस अवेलेबल, कोर्स ऑफ एक्शन, जस्टिफिकेशन, सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एंड देन कंक्लूजन। अगर आप ये सब कर रहे हैं एक आंसर में तो आपको एथिक्स में 20 में से 11 नंबर
12 नंबर अच्छे से मिलेंगे। अगर आप नहीं कर रहे थे तो आप देखिए आप इसमें से क्या क्या मिस कर रहे थे, वो चीज़ आपने अपने आंसर में ऐड करने की कोशिश करिए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है सबसे ज़रूरी, वो है आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन, अच्छा ये मैं आपको कुछ अलग से पॉइंट बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ। प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपके आंसर स्ट्रेट लाइन में हो, इस तरीके से, ना कि ऐसे आ रहे हों, ठीक है। आप बहुत लोगों को ब्लैंक पेज पे लिखने की आदत नहीं होती है, तो उनके आंसर इस तरीके से आ रहे होते हैं कि ABCDEF, तो इस तरीके से लिख रहे थे। आपको इस तरीके से नहीं, बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में लिखना है, ठीक है। दूसरा आपको इंडेंटेशन फॉलो करना है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे, जैसे पॉइंट नंबर A यहीं पे तो B यहीं पे, C यहाँ पे, तो आपको इस लाइन में लिखना है। ऐसा नहीं A यहाँ पे है, यहाँ पे खत्म हुआ तो B यहाँ पे शुरू कर दिया, C यहाँ पे, तो आपको इंडेंटेशन फॉलो करनी है। प्रॉपर स्पेसिंग छोड़नी है उसके बीच में, हर 2 पॉइंट के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग छोड़नी है। अगर आप कोई हाफ एन स्कोप बनाते हैं तो उसको बहुत ही नीटली और एकदम प्रॉपर तरीके से बनाइए। अगर आप कोर्स ऑफ एक्शन लिख रहे हैं, उसमें कोई एथिकल कीवर्ड है जो आपको लगता है इसका कोर्स ऑफ एक्शन का जस्टिफिकेशन हो सकता है, तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। और आपकी हेडिंग और सब हेडिंग बहुत सही होनी चाहिए। जैसे एथिकल डायलेमा में जो भी आप हेडिंग डालेंगे या सब हेडिंग डालेंगे, वो आपकी हाईलाइटेड होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको एथिक्स के केस स्टडी लिखने में और उसमें नंबर इंक्रीज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अदर पार्ट में। तो अभी हम उसके बाद हम लोग कोड बेस्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। अदर पार्ट में जो हम लोगों ने अप्लाइड एथिक्स या वो पढ़े थे, उसमें आपको बहुत 2-3 चीज़ें ही सिर्फ ध्यान पे रखनी है। उसमें सबसे पहली जो आपकी डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन एकदम एक्यूरेट और सही होनी चाहिए, ठीक है। वो आपकी डेफिनेशन एक्यूरेट होनी चाहिए और एकदम सही होनी चाहिए। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसमें आप डेनियल गोलमैन की डेफिनेशन लिखिए, प्रॉपर डेनियल गोलमैन की डेफिनेशन लिखिए और यहाँ पे लिखिए बाय डेनियल गोलमैन, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन एक्यूरेट होगी। इसके बाद आप डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में एक एग्जांपल देके जरूर समझाइए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि 4 से 5 एग्जाम्पल आपके जरूर होने चाहिए, वो भी रेलिवेंट और एकदम करंट बेस्ड एग्जाम्पल होने चाहिए, बहुत ही तुरंत के। और आप एक और चीज़ फॉलो करिए, तीसरा एग्जाम्पल देने में आप पेस्टल अप्रोच ही फॉलो करिए। बहुत सिंपल होती है लेकिन दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन हर डायमेंशन के एग्जाम्पल इंक्लूड हो जाते हैं। एथिक्स में लोग मोस्टली महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर या राजा राम मोहन रॉय या अशोक खेमका सर या आर्मस्ट्रांग पामे, यही 5 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पॉलिटिकल का भी कोई अच्छा सा एग्जाम्पल चूज़ करना है, आप स्पोर्ट्स का कोई एग्जाम्पल चूज़ करके आइए, आप इकॉनमी का कोई अच्छा एग्जाम्पल चूज़ करके आइए, आप टेक में कोई लेटेस्ट अपग्रेडेशन हुई है वो चूज़ करके आइए, आप इन्वायरमेंट में कुछ अच्छा हुआ है वो चूज़ करके आइए, आप लीगल कोई प्रोसीजर अपग्रेड हुआ है वो चूज़ करके आइए। तो आप अगर ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ये कुछ पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। अब हम लोग लास्ट चीज़ पे आते हैं, जो है हम लोगों का कोड बेस्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट 40 मार्क्स, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं लोगों की, सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ अगले 5 मिनट में, वो आप ध्यान में रखिए, उस बेसिस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर आपके कंसिस्टेंस 4, 4.5, 5 नंबर ना आने लगे या 3, 4.5, उसके बाद आपके कंटेंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपके स्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं होगी। तो आपको ध्यान से सुनना है। तो कोड बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे एक कोई कोट लिखा होता है, ठीक है। ये कोट, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे कोट ये कोड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से आंसर शुरू होता है। सबसे पहली गलती, कभी भी कोट बेस्ड क्वेश्चन में नेवर राइट अनदर कोट, ठीक है। कभी भी कोट बेस्ड क्वेश्चन में दूसरा कोट नहीं लिखना है, ठीक है। नेवर राइट अनदर कोट इन कोट बेस्ड क्वेश्चन, अवॉइड राइटिंग कोट्स इन कोट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये कोट दिया गया है यहाँ पे 3 लाइन में, 4 लाइन, ये आपका इंट्रोडक्शन है 3 लाइन में, ये आपने कोट को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं रिपीट करना है, कोई और कोट नहीं लिखना है, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है 3 लाइन। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल, 1 लाइन में उस कोट को जो आपने एक्सप्लेन किया उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, लेटेस्ट एग्जाम्पल जो भी आपको समझ में आया उस एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझा दिया। अब अगली चीज़ क्या करनी है, तो आपको इतना समझ में आया, ये आपका इंट्रो और उसके बाद का पार्ट हो गया। अब आपको लिखना है कि रेलेवेंस ऑफ दिस कोट इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट या कंटेम्प्रेरी टाइम्स, ठीक है। कंटेम्प्रेरी टाइम्स, प्रेजेंट कंटेक्स्ट या कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इस कोट की क्या रेलेवेंस है, ठीक है। अब वो रेलेवेंस पेस्टल के थ्रू आप लिख सकते हैं, स्टेक होल्डर बेसिस पे लिख सकते हैं, या आपको जो भी समझ में आ रही है उसमें आप 5-6 पॉइंट लिखेंगे, कम से कम 5-6 पॉइंट, और हर 5 का 5 पॉइंट किसी ना किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप सब्सटेंशिएट करेंगे। जो भी आपका पॉइंट है वो अगर एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो उसका मज़ा नहीं है, ठीक है। तो आपने 5 पॉइंट लिखे, उसके बाद अगली चीज़ क्या करेंगे,
आप उसका एंटीथीसिस लिखेंगे, ठीक है, एंटीथीसिस या पैरेलल थीसिस। पैरेलल थीसिस मतलब वो कोट ऐसा तो है नहीं कि हर कंडीशन में ही ट्रू होगा। जैसे मान लीजिए कोई कोट है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, तो ऐसा तो है नहीं कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन हर जगह ही सही होता है, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर आर फॉट ऑन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अहिंसा एंड नॉन वायलेंस, ऐसा तो है नहीं कि सारे वॉर सिर्फ अहिंसा से ही लड़े गए या नॉन वायलेंस से। समवेयर वॉर्स हैव बीन फॉट ऑन बेसिस ऑफ द करेज एंड सेक्रीफाइस एंड डिटर्मिनेशन, तो ये उसकी पैरेलल थीसिस हो गई, ठीक है। ऐसा है हमेशा नहीं होता कि एक कोट सारी कंडीशन में सही होगा। वो किसी कोट किसी आदमी ने पर्टिकुलर सिचुएशन में दिया था तो उसकी एप्लीकेबिलिटी कुछ कंडीशंस में हो सकती है लार्जर एक्सटेंट में हो, लेकिन वो हमेशा सही होगा ये नहीं है। तो आपको उसकी एंटी या पैरेलल थीसिस लिखनी है, उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है और एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। इतना एक्सप्लेन करने के बाद अगर आपके पास कोट बेस्ड क्वेश्चन में कोई एक फिगर है जो वो एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है, कोई भी फिगर है अगर आपके पास, जैसे वो वैल्यूज़, एथिक्स और डायमेंशन वाली वो फिगर बना सकते हैं, या कोई भी अब फिगर है जो एक्सप्लेन कर सकती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है और कंक्लूजन जो है वो एथिकल कीवर्ड हैवी होगा, मतलब आपको एथिक्स के सिलेबस से पॉइंटर उठाने हैं जो वो उस कोट में फिट हो रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको वो कंक्लूजन 2-3 लाइन में लिख देना है। हो सकता है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी पे हो सकता है वो करप्शन पे हो सकता है वर्क एथिक्स का कोट हो सकता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का कोट हो सकता है वो वर्च्यू ऑफ एथिक्स का कोट हो, अप्लाइड एथिक्स का कोट हो, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, फैमिली वैल्यू, किसी एक पे तो होगा ही वो कोट। तो आपको एथिक्स के सिलेबस से वो पॉइंटर उठाना है, उस बेसिस पे आपको कंक्लूजन को जस्टिफाई कर देना है। तो आपका स्ट्रक्चर एक तरीके से क्या हुआ, अगर मैं आपको बहुत इजी लाइन में समझा दूं तो अगर मैं आपको बहुत ही इजी लाइन में समझा दूं तो आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ कि सबसे पहले आपने इंट्रो लिखा, इंट्रो में आपने एक्सप्लेनेशन लिखा, ठीक, एक्सप्लेनेशन को आपने एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई किया। उसके बाद आपने रेलेवेंस ऑफ द कोट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स लिखा, उसमें आपने 5 पॉइंट लिखे और उन 5 को एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई किया। उसके बाद आपने उसकी एंटी या पैरेलल थीसिस लिखी, उसके बाद आपने उसकी एग्जाम्पल से जस्टिफाई किया। इफ़ आपके पास उसको जस्टिफाई करने के लिए फिगर है तो आपने बना दी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और आपने कंक्लूजन लिखा विद एथिकल कीवर्ड हैवी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है हम एथिक्स के मार्क्स बढ़ाने के लिए एक पूरी वीडियो थी। अब मैं बहुत ज़्यादा बताता चलो जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी, ठीक है, उतने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बहुत सारे मेजर पॉइंट बता दिए हैं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैंने आपको ये बताया था कि एथिक्स का पेपर किस तरीके से होता है, उसमें 5 चीज़ों पर हमने देखिए, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन पे क्या हमने बात करी, बिल्कुल बात कर ली। अब मैं एक बार समरी ले लेता हूँ। क्या हम लोगों ने इफेक्टिव इंट्रोडक्शन पे बात करी, कर ली। क्या हम लोगों ने कोड बेस्ड क्वेश्चन पे बात करी, कर ली। क्या हम लोगों ने केस स्टडीज़ को एनालाइज किया, किस तरीके से लिखना है, कर लिया। क्या हम लोगों ने स्टेक होल्डर्स पे बात करी, बिल्कुल बात करी। क्या हम लोगों ने स्ट्रक्चरिंग पे बात की, बिल्कुल बात की। तो जो मैंने 5 पॉइंट लिखे थे अपने आंसर में वो मैंने 5 कवर कर लिया, और इन 5 के बेसिस पे अगर आपके 20 से 30 नंबर ना बढ़ जाएं तो मेरी बात बदल जाइएगा। बस आपको ये पॉइंट नोट डाउन कर लें और आपको नेक्स्ट पेपर में इंप्लीमेंट करके देखना है, ठीक है। हम लोगों ने क्या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात कर ली, कर ली। क्या हम लोगों ने अप्लाइड एथिक्स के क्वेश्चन की बात कर ली, कर ली। करंट अफेयर्स बेस्ड की, कोड बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी सबकी बात कर ली। स्ट्रक्चर ऑफ कोड बेस्ड क्वेश्चन देख लिया, देख लिया। क्या हम लोगों ने केस स्टडी स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो सारी बात कर ली, ठीक है। 75% क्लैरिटी और 85% कॉन्शियसनेस अगर आप पेपर में रखते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर रहेगा, आपका रीडर मैनेजमेंट बेटर रहेगा और आपके मार्क्स जो है डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग एंड एलिवेट योर एथिक्स आंसर राइटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको जो भी फीडबैक हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।